गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपके सामने एक बेहतरीन खूबसूरत एक वाक्य लिखा है। सम पीपल ड्रीम अबाउट सक्सेस व्हाइल अदर पीपल गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड मेक इट हैपन। कुछ लोग सिर्फ सफलता के लिए सपने देखते हैं और कुछ लोग हर सुबह उठकर उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आई होप कि आप उनमें से हो जो सपनों के लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए खूबसूरत सेशन को एंजॉय करते हैं। रटते नहीं, कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। मैं हूँ स्वप्निल, स्वागत करता हूँ आपका सिद्धांतो एजुकेशन। तो पहली न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये रही आपके सामने। देखो, क्या चीज़ है, यहाँ पे एक बुक लॉन्च हुई है। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के सबसे पहले कौन है? वो है सीपी राधाकृष्णन सर। ठीक है? ये पहले महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है? महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर, फिर बन चुके हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एक बुक को रिलीज किया है। अब बुक को रिलीज किया मतलब भाई लिखने वाला कोई पर्सन अलग होगा। जी हाँ। तो देखो पहले बुक का नाम क्या है, आपके स्क्रीन के सामने है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन दी मोदी एरा। ठीक है। सो इस बुक को लिखा किसने है, ये पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये लिखा गया है डॉक्टर सिकंदर कुमार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राइट। सो नाम याद रखो, बुक्स अगर पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो पूछ लेगा। ठीक है। कहाँ पे हुआ है ये कार्यक्रम, सब चीजें अपनी हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करती है बुक की भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए हैं जब से इनकी सरकार आई है। ठीक है। अपने को तीन चीजें याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है भारत के? ठीक है। ये है उपराष्ट्रपति, एक होते हैं राष्ट्रपति। तो कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। उसके बाद होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ये चीज होगी। अब करते हैं हम दूसरी न्यूज कवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इंडियन स्टार्टअप, ऐसा कौन सा स्टार्टअप है भारत का जिसने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजीनियस। देखिए, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, अपने देश में बनी हुई, मतलब इंडिजीनियस मतलब स्वतः, खुद ने बनाया हुआ। तो भारत में बनी हुई एमआरआई स्कैनर कौन से कंपनी ने बनाई है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज अ वॉक्सेल ग्रिड्स। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ है ये समझो। अब हमारे देश में हमने अपनी एमआरआई मशीन बनाई है। थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। मेड इन इंडिया है, कंपनी का नाम है वॉक्सेल ग्रिड्स। ठीक है। देखो, एमआरआई मशीन क्या होता है, और उसके पहले एमआरआई जो मशीन है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेड इन इंडिया 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर। अब ये जो 1.5 एमआरआई स्कैनर है, ठीक है, टेस्ला स्कैनर है, ये एक स्पेशल मशीन होती है। देखिए, ये आपने कभी तो कभी देखा होगा जीवन में, हॉस्पिटल में, मोबाइल में। तो ये एक स्पेशल मशीन होती है जो बॉडी के अंदर की तस्वीर, फोटो लेती है। अगर कोई पेशेंट बीमार है, ब्रेन की उसकी सर्जरी होना है, तो ब्रेन के अंदर क्या मसला चल रहा है, आपको कभी चेस्ट पेन हैवी हो रहा है, डॉक्टर्स को एक्सरे के द्वारा पता नहीं हो रहा है, तो वो मशीन ऐसे काम करती है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ने आते हैं, ना कि डेटा। समझ रहे हो आप? तो समझो। अब आपको कंपनी पता होगी वॉक्सेल ग्रिड, उसने क्या किया है, भारत की पहली टेस्ला मशीन बनाया है। 1.5 ये एक यूनिट होता है। ठीक है। 1.5 ये जो टेस्ला होता है ना, यूनिट होता है। ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे वर्क का एक यूनिट होता है, स्पीड यूनिट होता है। ठीक है। तो टेस्ला, तो मैं कहाँ पर था, टेस्ला। तो टेस्ला एक यूनिट होता है जो बताता है कि मशीन का मैग्नेट कितना पावरफुल है। तो ये जो मशीन होती है ना, इसके अंदर होते हैं बहुत बड़े-बड़े मैग्नेट। अगर आप इस हॉल में सोने की चैन, सोने की अंगूठी या मेटल से बना हुआ कोई चीज़ अगर लेके भी चले गए ना, तो आपको ये अपने अंदर खींच सकती है। तो ये मशीन मैग्नेट से बनी होती है, 1.5 टेस्ला मीडियम। ठीक है। अब ये हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एमआरआई मशीन है। ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। सो एमआरआई मशीन किस लिए यूज़ होती है? जैसे दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नी, शोल्डर, इंटरनल ऑर्गन्स, इनकी फोटो या कितनी डेप्थ में आपको बीमारी है ये पता करने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीजें, तो प्लीज याद रखिए। अब ये जो 1.5 टेस्ला ऑपरेशनल है, ये नागपुर के पास चंद्रपुर है। ठीक है। तो चंद्रपुर में पहली बार ये लगाए जाने वाली है। ठीक है। तो प्लीज याद रखो कंपनी का नाम क्या होता है और ये किसने बनाया है।
आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस फर्स्ट रेड रोड। सर हमने तो ब्लैक कलर के सीमेंट के रोड देखे हैं, उसके बाद डांबर रोड जो हम बोलते हैं टार से बने हुए, ठीक है, ब्लैक कलर में। अब सर ये रेड रोड वाला क्या कॉन्सेप्ट आया है? देखिए फोटो से अंदाजा तो लग गया होगा कि प्राणियों की बात करने वाले हैं, उनके संरक्षण की बात करने वाले हैं। सो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट रेड रोड अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे। अब ये जो रेड रोड बना है कहाँ पे बना है? नेशनल हाईवे 45 पे। किसके लिए? एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो 45 नेशनल हाईवे है, ये जो रोड जा रहा है आपके स्क्रीन के सामने, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये रोड जा कहाँ से रहा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे आता है भैया? याद रख लो, मध्य प्रदेश। यहीं से बनते हैं नेशनल पार्क पे क्वेश्चन, ठीक है। अब समझो थोड़ी सी अगेन थियरी। देखो, ये जो रेड रोड है, एक लाल रंग की सड़क होती है जिसका मेन पर्पस होता है व्हीकल्स की स्पीड कम करना। अब देखो, रेड रोड कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? नेशनल हाईवे 45, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पास। इंडिया का पहला रेड रोड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया गया? देखिए, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, इसीलिए एनिमल्स को रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट का शिकार ना हो सके। ये देखो, ये रोड है और ये यहाँ पे टनल टाइप का बना है, मतलब ऊपर से ट्रैवलिंग होगी, नीचे से जानवर जाएंगे, मतलब बाईपास हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो? ये फोटो देख रहे हो? तो ऐसी चीजें हैं, या तो फिर नीचे से रास्ता होगा, ऊपर से इन लोगों को जाने को मिलेगा, ठीक है। गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए होता है, क्योंकि लाल रंग देख के ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्लो ड्राइविंग करता है, एक्सीडेंट कम होने के लिए। सो यहाँ पे इंसान प्लस एनिमल दोनों के लिए सेफ है। अब ये आपको जो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये केवल आपकी परीक्षा के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसके तहत आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज है आपके सामने आ रही है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन सब लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने, जाइए क्लिक कीजिए और ये सारे लेक्चर्स एग्जाम के पहले जल्दी से देख लीजिए। और अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो हम ला रहे हैं, अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, तो मैंने आपसे बोला था कि हम अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आरएफआई। मैंने क्या बोला था? आरएफआई, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो न्यूज़ में क्यों है भैया? न्यूज़ में क्यों है? देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प स्कीम है। क्या है? स्कीम है। उसने किसना कितना पैसा अप्रूव किया है? 206 मिलियन, ठीक है। इमरजेंसी असिस्टेंट, अब आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं इमरजेंसी आई है, तो कहाँ पर आई है? श्रीलंका में। सर क्या इमरजेंसी आई है? यहाँ पे साइक्लोन आया है, क्या नाम है? दितवा, ठीक है, स्पेशल नाम याद रखो साइक्लोन का, दितवा। अब ये जो रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब किसी देश पर अचानक बड़ी मुसीबत आ जाती है, तब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तुरंत पैसों की मदद देता है और इसको कहते हैं आरएफआई। तो श्रीलंका को आरएफआई क्यों दिया गया? श्रीलंका में हाल ही में साइक्लोन तूफान आया है, इससे क्या हुआ है भैया? लोगों को नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, घर खराब हो गए हैं, इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर आ गया है। इसी इमरजेंसी सिचुएशन में आईएमएफ ने श्रीलंका को आरएफआई अप्रूव किया है। आरएफआई क्यों दिया जाता है? जब भी अचानक किसी देश में साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या पैंडेमिक आ जाए, तो तुरंत पैसों की जरूरत होती है। देश के पास वेट करने का टाइम नहीं होता इकोनॉमी अच्छी होने के लिए, तो इसीलिए फास्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इकोनॉमी को संभालने के लिए गवर्नमेंट रिलीफ वर्क चला सके, लोगों को मदद मिल सके। तो प्लीज ये याद रखो, आरएफआई का मतलब होता है ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना होता है, फास्ट अप्रूवल मिलता है और डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। मतलब और एक कहानी के माध्यम से सोचो कि आप किसी स्कूल में हो, स्कूल में अचानक छत गिर जाए तो प्रिंसिपल तुरंत इमरजेंसी फंड देता है बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के। ओके, सो बढ़ते हैं आगे, हमने अभी ये समझ गया है, ठीक है। चलो, तो आई होप कि ये सब चीजें आप समझ चुके हो। यहाँ पे इतना ध्यान रखो, कितना पैसा दिया है, क्यों दिया है, श्रीलंका में कौन से नाम का तूफान आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करंट अफेयर ये सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए जाते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या हुआ है रिसेंटली? इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपिता
प्रेरणा स्थल लखनऊ में। तो प्लीज़ याद रखो ऐसे जब भी इनिशिएटिव्स होते हैं तो हमारे नेशनल करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। अब ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कहाँ पर? लखनऊ में। सर लखनऊ में किया है। अब ये किसको डेडिकेटेड है? प्रधानमंत्री हमारे जो पूर्व है अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू आइडियोलॉजी के जो है दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो, ये यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है? अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लाया गया है? देखो, राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देना ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन प्लेस आती है और किसके स्टैच्यू लगे हैं। युवाओं को देश के और राष्ट्र के प्रति अ, देश सेवा ये सब चीज़ें और महान नेताओं के विचारों को आगे बढ़ाना। सो ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पे कहाँ पर बना है? लखनऊ। अब थोड़ा-सा स्टैटिक चीज़ों पे आ जाते हैं कि हरदोई रोड है, वहाँ पे गोमती नदी के किनारे ये जो देखिए आप स्टैच्यू देख पा रहे हो ना, ये बने। उसके बाद 65 एकड़ ये याद मत रखो। उसके बाद सिंबल ये सब चीज़ें और उसके बाद ये 3 नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया रिक्लेम्स थर्ड स्पॉट इन ग्लोबल विंड मार्केट। ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये बिज़नेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, वहाँ से करंट अफेयर ली गई है। ओके, चलिए क्या होता है, क्या नहीं होता, सब चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है? सो ग्लोबल विंड मार्केट मतलब क्या होता है? देखिए ग्लोबल विंड मार्केट में भारत, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विंड पावर प्रोड्यूसिंग देश है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में उसकी मजबूती स्थिति को दर्शाता है। ओके, तो सर क्या चीज़ है? हमको ये थोड़ा बताइए। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए, क्या लिखा है? इंडिया ने तीसरा पोजीशन हासिल किया है, तो ये अपना पहला करंट अफेयर मतलब एक पॉइंट बन गया है। किस चीज़ में? ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट। ओके, ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट। इसमें क्या होता है? देखिए, पूरी दुनिया में हवा मतलब हवा मतलब विंड, विंड से बिजली बनाने का एक मार्केट है, सिस्टम है जिससे हम बिजली बना सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि कौन-सा देश कितनी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन-सा देश कितनी विंड पावर कैपेसिटी लगाता है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें नवंबर में 2025 में तो 5.8 गीगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है? उसके बाद 5.8 से पहले की बात करें 2017 में तो हम थे 4.2 पे। अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं 4.2, 5.8, अब देखिए 6.2 तक हमारा फोरकास्ट आ चुका है। सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो भैया आपने बता दिया कि थर्ड स्टैंडर्ड पे इंडिया है, तो फर्स्ट पे कौन है? तो याद रखो फर्स्ट पे आता है चाइना, ठीक है? चाइना और उसके बाद आता है यूएसए, ठीक है? और थर्ड पे आता है इंडिया, राइट? तो ये याद रखो एक तरीके का ये क्या है? इंडेक्स है, ठीक है? चलो। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे और अगली चीज़ पढ़ते हैं, क्या चीज़ है? ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी-सी कहानी भी बता दूँ मैं आपको कि हवा से चक्कर घूमता है, चक्कर से बिजली बनती है और जो देश सबसे ज़्यादा ऐसे चक्कर लगाता है, वही टॉप विंड मार्केट में होता है, करेक्ट? तो ये हमने पढ़ लिया बहुत आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है? नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए 11th कॉप्स, ठीक है? हम एक होता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसी में एस लगा दिया गया है, तो ये होता है कॉस्प। तो कॉस्प टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हेल्ड इन दोहा कतर। तो कहाँ पे हुआ ये? दोहा कतर में, ठीक है? जो 11th एडिशन था यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है? तो सीधा-सीधा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी का मतलब होता है कॉस्प 11। ये कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है? करप्शन कहाँ पे हुआ है? करप्शन नहीं हुआ है, ये करप्शन को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है? तो एक समिट समझो या इसको कॉन्फ्रेंस समझो, ठीक है? तो ये प्लेस याद रखो, दोहा कतर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसका मकसद क्या है? भ्रष्टाचार रोकना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, ब्लैक मनी और जो लेन-देन होते हैं पैसे को, ठीक है? उसको कंट्रोल करना, ठीक है? ये चीज़ें याद रखो। तो इसमें 11th कॉस्प क्या है? तो ये 11th मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, जहाँ मेंबर कंट्रीज़ भारत भी है, करप्शन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाती है, लॉज़ बनाती है, पॉलिसीज़ पे चर्चा करती है, ठीक है? तो इस मीटिंग के पर्पस क्या होते हैं? करप्शन को कंट्रोल करना, उस पर ज़ोर देना, ठीक है? एंटी करप्शन लॉ को मजबूती बनाना, एसेट्स रिकवरी मतलब चोरी का पैसा वापस लाना, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस। तो इंडिया यूएनसीएसी का मेंबर कंट्री है। इंडिया ने एंटी करप्शन एफर्ट पर अपनी बात रखी है। उसकी होस्ट कंट्री कौन थी अभी? कतर। कहाँ पर हुआ? होस्ट को होस्ट कंट्री,
ठीक है, को होस्ट कौन था इस पूरे प्रोग्राम का? यूनाइटेड नेशन ऑफेंस ऑन ड्रग एंड क्राइम कहा चला है 5 दिन तक, राइट? तो ये प्लीज याद रखिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम बात करते हैं, तो ये भी द हिंदू से लिया गया एक करंट अफेयर है। आपके सामने एक पक्षी दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथन कन्वर्सन सेफगार्ड फॉर द क्रिटिकली, ये याद रखो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वाइल रिवाइजिंग पावर ट्रांसमिशन अलाइनमेंट अंडर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इन राजस्थान, ठीक है। कुछ तो बात हो रही है, एक पक्षी है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड परिस्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात की जा रही है राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। चलो समझो समझो और समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या आदेश दिया गया है राजस्थान और गुजरात में, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेड एरिया में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बिजली लाइंस को अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे किया जाए। फोटो देख रहे हो आप? अगर ये पक्षी उड़ेगा, पहले से ही क्या है, ये वल्नरेबल है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी समाप्त होने की कगार पे है। और हमारे प्रयासों से ये अपने जीवन को धोखे में क्यों डाले भाई? चलिए, हम डेवलपमेंट के लिए बिजली बनाएंगे, तारों की लाइन बिछाएंगे, ऐसे तार चलेंगे हवा में। अब पक्षी मान के चलो कि यहाँ से उड़ रहे हैं, तो उनको बिजली का झटका लगेगा। तो अब सरकार क्या बोलती है, यही केबल्स को तुम अंडरग्राउंड कर दो, ये बोला है। तो आप समझे थोड़ा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मतलब उनका नेम क्या है साइंटिफिक, ठीक है, एड्रोइटिस नाइग्रिप्स, ठीक है, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, बहुत भारी होता है, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। देखो, कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, थोड़ा बोर लग रहा होगा भाई, पर ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़े जाते हैं। आपको वन लाइनर्स में लास्ट में कराऊंगा। प्लीज ये सोचो मत, कंपटीशन है दुनिया में, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया पक्षियों को नुकसान क्या होता है। देखिए, ये ओवरहेडेड वायर से बड़े पक्षी वायर्स को देख नहीं पाते उड़ते वक्त, ठीक है, ये डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो अब इसमें जो मैंने आपको बोला, क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, बस ये चीज समझो, जो प्रजाति या जो प्राणी बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हो, अगर तुरंत बचाया न गया तो वो एक्सटिंक्ट। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद क्या हो जाता है, वो एक्स, ठीक है, टिंट, मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना, राइट। तो भारत के सबसे खतरे में पड़े पक्षियों में से एक पक्षी है, और वो राजस्थान और गुजरात में हो रहा है, राइट। बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है सर? देखिए, अभी भारत, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। उसके पीछे पीछे आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो भारत श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन ये अंडर 19 मतलब छोटे उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 19 साल, अंडर 19, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ये न्यूज़ में इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स आई है। भारत की टीम अनाउंस हो गई है, जनवरी 15 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे 2 कंट्रीज़ ये जो खेल को अ, अपने देशों में करवाने वाली है, तो को होस्ट है जिम्बाब्वे और नमीबिया। प्लीज डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे जो प्रश्न होते हैं, तो उसके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया कीजिए। हम हर दिन ऐसे कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिनके कमेंट सही आंसर में हो, और सबसे पहले वीडियो में दिखाएंगे कि हमने पूछा गया जो आंसर है वो इस बच्चे ने दिया है। तो पहला प्रश्न आपके लिए, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये मैचेस होने वाले हैं। 2 ग्रुप्स में है, ठीक है, ग्रुप स्टेज होगा, फिर सुपर 6, फिर टॉप 3। ये छोड़ो, ये याद रखो, नोटेबल पार्टिसिपेंट मतलब पहली बार कौन सी कंट्री आ रही है, तंजानिया, और जापान 2020 के बाद आ रही है। भारत कौन से ग्रुप में है, ग्रुप ए में, ये जहां भारत, यूएसए, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला करंट अफेयर। डियर स्टूडेंट, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, जाइए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, उसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि कॉप 17। अब कॉप 17 द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, कहाँ पर होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, हमने लास्ट लेक्चर में डी इसका लोगो पढ़ा था, ठीक है? अब ये कहाँ पे होने वाला है? अर्मेनिया, अर्मेनिया, ठीक है? अर्मेनिया में होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, राइट? अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला प्रश्न। ओके, पार्लियामेंट में हाल ही में शांति बिल 2025 ये पास किया है। तो ये सर शांति बिल क्या होता है? ठीक है, शांति बिल जो है ये क्या है, ये हमने को पढ़ना है। तो प्लीज ये याद रखते हैं, देखते हैं क्या होता है शांति बिल। इसका पहले तो एब्रिविएशन आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका है बी, सस्टेनेबल, सॉरी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। शांति बिल 2025 एक नया कानून लॉ है जो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा सिस्टम को बदल देता है। इसका फुल फॉर्म जो मैंने अभी बताया, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एकदम ईज़ी अगर भाषा में समझना है तो शांति का मतलब क्या होता है? शांति बिल का मतलब होता है कि एक नया रूल है जो न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। इससे पहले न्यूक्लियर पावर सिर्फ सरकारी कंपनीज़ ही चला सकती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज़ जैसे टाटा, एल-एंड-टी, बड़े-बड़े ग्रुप्स भी लिमिटेड तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। गोल क्या है? इंडिया को क्लीन और सेफ एनर्जी जैसे अ, एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूशन करने वाली ऊर्जा, ठीक है? इसका स्ट्रॉन्ग सोर्स बनाना है। ये नया लॉ पुराने एटम लॉ और लायबिलिटी लॉ को हटाने के लिए एक नया सिंपल लॉ लाया गया है, राइट? तो आपने समझे, ठीक है? तो प्लीज़ ये ज़रूर याद रखो। अब ये लॉ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? ये देखो मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस करता है और एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बनाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा हायर लेवल में भी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इसको ऐसा मत समझो कि बोर हो रहा है, ये आपका हक है कि डिटेल में पढ़ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले करंट अफेयर के ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया टू अज़्यूम चेयरपर्सनशिप ऑफ किम्बरली प्रोसेस इन जनवरी 1, 2026। सर ये किम्बरली प्रोसेस क्या होता है? बड़ा अटपटा नाम है, ध्यान से सुनो। किम्बरली प्रोसेस एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसका मुख्य मकसद क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, ठीक है? डायमंड्स के कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के असली हीरो के बाजार से रोकना। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वे कच्चे हीरे होते हैं जिन्हें आतंकवादी या विद्रोह समूह अपने हथियार और युद्ध में पैसा जुटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डायमंड्स की वैल्यू बहुत होती है और उसका कहीं गलत हाथों में चला गया, उसका गलत यूज़ हो गया, तो ये सब चीज़ें। तो इस प्रक्रिया से ये कन्फर्म किया जाता है कि जो हीरे खरीदते हैं और बेचे जाते हैं, ठीक है? वो संघर्ष से मुक्त यानी एथिकल और लीगल हो, ठीक है? तो केपी सर्टिफिकेशन स्कीम कैसे काम करती है? देखिए, जब कोई देश, ठीक है? जब कोई देश कच्चे हीरे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो उसे कैम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन के तहत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है? प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है? तो लीगल यानी लीगल तरीके से है, कोई वायलेंस या किसी चीज़ में फंड नहीं, गलत कामों में नहीं लगने वाला है। ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में जो हीरा व्यापार होता है, वहाँ पे क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनता है। केपी की शुरुआत कब से हुई थी? प्लीज़ ये ज़रूर याद रखो, ये हुई थी 2003, ठीक है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके समर्थन से चलने वाला एक मजबूत मैकेनिज़्म है। अब इसमें लगभग कितने देश हैं भैया? 60 प्लस, उसमें से भारत तो है ही है। तो 60 प्लस देश यहाँ पे शामिल है जो दुनिया के 99% से ज़्यादा कच्चे हीरों का व्यापार नियंत्रण करते हैं। तो भारत को 1 जनवरी 2026, ठीक है, से कैम्बरली प्रोसेस का चेयरपर्सन चुना गया है। इसका मतलब ये है कि भारत इस पूरे ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व करेगा। पहले ही भारत 2 बार केपी चेयर का हिस्सा रह चुका है। कब-कब रह चुका है? 2008, उसके बाद अगर हम बात करें 2019, अब बनेगा वो 2024,
2026 में, ठीक है? तो ये ज़रूर याद रखिए, यानी तीसरी बार भारत को सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें चेयरपर्सन का, तो भारत कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स के ग्लोबल ट्रेड को सिक्योर करने में मदद करेगा। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग को और स्ट्रांग बनाएगा। इंडिया का चुनाव ग्लोबल कम्युनिटी का ट्रस्ट दिखाता है कि देश एथिकल और रिस्पॉन्सिबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे पीवी सिंधु, आप सबको पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पीवी सिंधु कौन से गेम से रिलेटेड है। तो पीवी सिंधु न्यू चेयर ऑफ द बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक कमीशन। तो यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है, इलेक्टेड एज अ चेयर, ठीक है। तो कमीशन की लीडरशिप का इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। सर्विंग ईयर कब से कब तक रहने वाला है? 2026 से 29 तक। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है। 2019 की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। इनके साथ साथ कौन काम करने वाला है की मेंबर्स, ठीक है, देब्रा जिली, एन से यंग, जिया याफैन, दोआ हैनी, ठीक है। पैरा बैडमिंटन कमीशन चेयर, ठीक है। सो ये प्लीज याद रखो कि इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुई है और अभी इन्होंने किसको सक्सीड किया है, ग्रेसिया पॉयली, ठीक है, इंडोनेशिया से है। इन्होंने वर्ल्ड, ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका चेयर किया था, तो अभी आ चुकी है हमारी पीवी सिंधु मैडम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे भारत देश में पहली बार अब कौन से गेम्स का आयोजन होने वाला है, ठीक है, कौन से गेम्स का आयोजन होने वाला है? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। ट्राइबल्स कम्युनिटी की जो हमारी आदिवासी भाई बहन है, उनकी कम्युनिटी की बात हो रही है। तो फर्स्ट एवर नेशनल गेम फॉर ट्राइबल एथलेटिक्स, जो यहाँ से बच्चे आएंगे उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लाया गया है इंडिजिनियस यूथ्स को पार्टिसिपेट और मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में लाने के लिए। फरवरी 2026 में ये होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? याद रखो, छत्तीसगढ़ में। इसका जो मैस्कॉट है, इसका नाम क्या है? मोरवील, जो सिंबलाइज करता है ट्राइबल प्राइड को, ट्राइबल करेज को, ठीक है। अगर हम बात करें, 5 लाख की एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएंगी जो टॉप एथलेटिक्स होंगे इस गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। 7 ओलंपिक अलाइन स्पोर्ट्स एंश्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे 7 ऐसे ओलंपिक में खेली जाने वाले खेल भी आए रहेंगे, ठीक है। तो जब ये शुरू होगा तो हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जरूर याद रखिए। डियर स्टूडेंट, ये होते हैं स्टैटिक चीजें, इसको आपको पढ़ना है। मतलब देखिए, कई कई बार ना हमारे एग्जामिनेशन में कौन सा मेला कहाँ पे हो रहा है, हाल ही में क्या पूछा गया था? दिव्य कला मेला। उसके बाद एक था, आई थिंक कि 1 मिनट हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, जैसे लद्दाख में है, खुबानी मेला कहाँ पर होता है, ठीक है? ऐसे सारे चीज़ें, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हैरत फेस्टिवल कहाँ पे होता है, ऐसे सब चीज़ें। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये स्टैटिक चीज़ें होती हैं। हम हर दिन, हर लेक्चर में स्टैटिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ एक चीज़ आपको करना है, वीडियो को पॉज़, एक रीड करना है, जब भी पीडीएफ आपको मिले, प्लीज़ उसको रीड कर लीजिए, तब हमारा स्टैटिक करंट अफेयर यहाँ पे मजबूत होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इन मैडम का नाम है अनु गर्ग। अनु गर्ग जो मैडम है, ये ओडिशा राज्य के पहले फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बने हैं। मतलब सारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट अधिकारी है, पूरे गवर्नमेंट अधिकारी उस राज्य के, तो पहली पर्सन वो होंगी अनु गर्ग मैम। अब ओडिशा की बात कर ही ली है, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? हरि बापू काम्बपति। और भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट करंट अफेयर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? हरियाणा ने एक जो है हांसी, ठीक है, हांसी को अपना 23rd जिला घोषित किया है। तो प्लीज याद रखो, पहले ये हिसार नाम से जाना जाता था। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बिग न्यूज, देखिए यहाँ पे इंडियन एविएशन, मतलब अभी तक आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए भारत में एयरलाइंस के नाम बताइए, आप क्या बोलोगे? इंडिगो, टाटा का जो इंडिया एयर है, ये सब। अब यहाँ पे 2 नई एयरलाइंस आने वाली है, तो नाम अभी से याद रख लो, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। और ऑलरेडी ये जो शंख एयरलाइन है, इसको एनओसी मिल गया है। तो प्लीज 1+2+3 इनके नाम याद रखो, शंख एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, अल हिंद, ठीक है।
तो ये 2026 में अपने ऑपरेशंस शुरू कर देंगी। तो अभी जो इंडिगो का क्राइसिस चला था उसको देखते हुए अब अपने भारत के भी कुछ कंपनीज़ है भाई, भारत में भी पैसा है, भारत में भी लोग हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि अब हमारे ही लोग आगे क्यों ना बढ़े, आत्मनिर्भर क्यों ना बढ़े, राइट? तो प्लीज़ ये चीज़ और याद रखिए। डियर स्टूडेंट, वन लाइन करंट अफेयर पढ़ने का समय आ चुका है। पहले बात करते हैं जी20 समिट। तो हाल ही में जी20 समिट किसने होस्ट किया है? जी20 समिट हुआ है साउथ अफ्रीका में। प्लीज ये याद रखिए, जी20 समिट साउथ अफ्रीका में हुआ है, जिसका ये एडिशन कौन था? 20वां। मिस यूनिवर्स हाल ही में 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है फातिमा बॉश, जो कि मैक्सिको की रहने वाली लेडी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुकर प्राइज किसने जीता है? डेविड सेजले। तो ये जो दिख रहा है आपको डेविड सेजले, इनकी बुक है फ्लैश, इसको मिला है, ठीक है। इंडियन वुमेन, भारतीय क्रिकेट जो महिला क्रिकेट की टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और ये उनका पहला वर्ल्ड कप टाइटल था। भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं? आप आपके स्क्रीन के सामने है, ये बने हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के 53rd सीजीआई बने हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 का एक इंडेक्स आ चुका है, तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो यहाँ पे भारत की रैंक अगर हम बोले तो ये 10 रैंक नीचे और कर चुका है, मतलब 23rd रैंक पे हम हैं। 2025 का फीडे चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है जोकोविच सिंद्रो, उज्बेकिस्तान के प्लेयर है, ठीक है। नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो कौन है? ये है जस्टिस विक्रम नाथ। डियर स्टूडेंट, तो प्लीज ये जरूर याद रखिए। आई होप कि आपने याद रखा। चलिए, आपके लिए एक होमवर्क है और एक इंफॉर्मेशन है। पहले इंफॉर्मेशन सुनिए, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। जोहो जोहो कंपनी बहुत चर्चा में चल रही है, और ये जो वॉक्सियल ग्रिड है, ठीक है, ये आपको पता है मैंने शुरू में नाम लिया था MRI मशीन। तो इसके सीईओ कौन है, ये कभी पूछ लिया तो शैलेश कुमार दवे, राइट, शैलेश कुमार दवे। इंफॉर्मेशन है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? यहाँ पे कितनी कंट्रीज दिख रही है? नंबर 1 घाना, नंबर 2 इथोपिया, नंबर 3 जॉर्डन, नंबर 4 ट्राइडेंट एंड टोबैगो, नंबर 4 के बाद नंबर 5 साइप्रस। तो इनकी आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? नाम के सामने कैपिटल लिख के सेंड करना है, ताकि देखा तो जाए कि किस बच्चे ने लास्ट तक लेक्चर देखा है, और उसका कमेंट हम कल सुबह अपने पहले ही पीपीटी पे लगाएंगे, ठीक है, कि हाँ ये स्टूडेंट है जो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए यही रुकते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप डेली क्विज़ेस, स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज, फ्री पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिद्धांतो एजुकेशन बेस्ट बैंकिंग क्लासेस सर्च करना है। आप चाहे एंड्रॉयड या फिर एप्पल मोबाइल यूज़र हो। अगर आपको दोस्तों हमारे किसी भी कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना है, तो ये रहे हमारे नंबर, कभी भी आप कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपके सवालों का हर जवाब देंगे। हमारी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी भी फोटोज़ यहाँ लगे, तो जुड़िए हमारे साथ। जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपको डाउट हो, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ के उसको आप क्लियर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे पूछे गए प्रश्नों के जवाब ज़रूर दीजिए। थैंक यू।